बच्चों अपना जो चैप्टर है, नया चैप्टर, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तीन तीन चैप्टर अपने फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपन कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर जो है वो अपन कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद अपनी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो वर्ड है, ये अपने आप में जो तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो इससे, कि ये हमारी जो रिप्रोडक्शन की जो हेल्थ है ना। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा करने वाली हेल्थ है, हाँ आप हेल्दी हैं और आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हो, ये वाली हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सब आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा, एसटीडी डिजीज आएगी, सब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सब कुछ कंसीडर किया जाता है ना। कि कोई है, कहीं पॉपुलेशन को हमें रोकना है तो उसको भी हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। कुछ एस्टेड डिजीज है उनको भी करेंगे। किसी कपल के अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो एआरटी जो है, मतलब वो भी अपन आर्टिफिशियल जो है उसको भी अपन देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक है जिससे उनको बेबी जो हो सकता है वो हो सके। तो ये सारी चीजें जो है ये अपन इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है और अपन इस सारी चीजों पर अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। WHO क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में? WHO कह रहा है कि फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियर और सोशल, ये चीजें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड। कि पर्सन जो होता है वो फिजिकली रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो, इमोशनली डिजायर रखता हो, और प्लस में ऐसा नहीं किसी तरह के उसके उसके पास मिथ हो, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन को लेके कोई किसी तरह के मिथ हो, फोर्टीज को लेके किसी तरह के मिथ हो, बच्चा चाइल्ड का जो बर्थ है, प्रेगनेंसी है, इससे लेके कई बार गर्ल्स होती हो, इन सब मिथ से डरी होती है। तो वो जो होती है इन सारे इस तरह का इमोशनली उसको स्ट्रांग होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। बिहेवियर कई तरह के हम केसेस देखते हैं, जो छोटी छोटी बच्चे होते हैं उनके साथ रेप केसेस देखते हैं, या बॉयज छोटे बच्चे जो होते हैं, गर्ल्स ही नहीं बॉयज के साथ भी हम देखते हैं कि आजकल जो है वो उनके साथ भी सेक्सुअल एब्यूज हो रही है। तो ये बिहेवियर अनफिट होते हैं, है ना। और सोसाइटी सोशल है कि जो समाज के अंदर जो अपना कल्चर है उसके हिसाब से ये सारी चीजें मिला के हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ WHO जो है उसको कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये चारों चीजें तुम्हें याद रखनी है। ये जो पॉइंट लिखे हैं ये याद रखने हैं। अब आता है इंडिया। इंडिया ने 1951, बहुत जल्दी है ना, बहुत ही स्टार्टिंग में, इंडिया 1947 में निकला था ना फ्रीडम। अभी 15 अगस्त तुम सेलिब्रेट करोगे, मुझे पता है। तो 1951 में उन्होंने हेल्थ प्रोग्राम यानी कि फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मेजर प्रॉब्लम क्या थी? मेजर प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है ना। एक घर में अगर 2 बच्चे हैं ठीक है, 3 बच्चे हैं ठीक है, लेकिन अगर 10 बच्चे हैं तो पेरेंट्स के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे और किसी भी बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा, एजुकेशन पूरी नहीं मिलेगी। ये बहुत जनरल सी बात है जो तुम समझ सकते हो कि अगर ज्यादा मेंबर हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं किसी भी फैमिली के अंदर, तो हर एक बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल सकता। एक या दो, एक बच्चा तो फिर भी सोसाइटी के अंदर वो, आजकल तो चलो एक बच्चे का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 2 बच्चे अगर होते हैं तो आपस में एक होता है ना, बच्चा इमोशनली भी तो स्ट्रांग रहना चाहिए ना, एक सपोर्टिव सिस्टम उसका होना चाहिए। 2 बच्चे अगर हैं तो ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो हम खुद जानते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं कम पड़ जाएंगे। तो इंडिया के अंदर क्या थे कि जब स्टार्टिंग जब थी तो जो इंडियन जो कल्चर था उसके अंदर बच्चों को पैदा करने पे रोक नहीं होती थी, ठीक है। 5 5 7 7, तुम्हारी दादी नानी के भी तुमने देखे होंगे भाई बहन, या कितने कितने होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तो फिर भी 2 2 3 3 होंगे, बट पिछली पिछली अगर तुम उनसे पीछे की जो तुम्हारी पेडिग्री चार्ट है उसको अगर देखोगे तो बच्चों की नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन थे बहुत ज्यादा थे। कोई कहेगा मेरी 10 बहनें थी या हम 10 हैं, तुम्हारी जो दादी होगी 7 4
7, 8, 9 ऐसे भाई बहन होते होंगे। तो ये स्टार्टिंग में था कि इंडिया में पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसके लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे और पॉवर्टी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इसलिए इंडिया को फैमिली प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करनी पड़ी, ठीक है। फिर खाली फैमिली प्लानिंग से नहीं से काम चला, तो इन्होंने क्या कर दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर ये प्रोग्राम चला दिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर करके ये प्रोग्राम उन्होंने अपना इनिशिएट कर दिया, जिसके अंदर ये क्या करेंगे, चाइल्ड हेल्थ केयर लिख दी थी ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग पहला प्रोग्राम था, इसी को इनहेंस करके इन्होंने क्या कर दिया, आरसीएच प्रोग्राम चला दिया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चला दिया, जिसके अंदर जो भी बच्चे थे, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा थी ये एक अलग बात है, लेकिन मोर्टिलिटी, मदर मोर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, मदर मोर्टिलिटी एमएमआर जो थी रेट और एनएमआर न्यू बॉर्न जो था इन्फेंट थी, इनकी मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, और दूसरी बात लोग जो थे वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे प्रेगनेंसी को लेके, बच्चे की केयर को लेके, ठीक है। अगर पहली बात तो किसी तरह का कोई भी पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी उसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं था, किसी तरह के ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनमें से किसी का यूज नहीं होता था, ठीक है। बच्चे हो रहे हैं, अगर वो मदर जो है वो मर रही है तो कोई बात नहीं है। तो ये प्रोग्राम जो थे ये इसके लिए चलाए गए थे कि मदर की जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो बच्चे होते थे वो हॉस्पिटल में नहीं के घर पे ही होते थे, फैसिलिटीज बहुत कम थी, तो बच्चे जो होते थे वो घर पे ही हो रहे थे, और उन बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं हो पाती थी। कई बच्चे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ होता है उसी के अंदर चले जाते थे, कोई 7 मंथ हो जाता था, क्योंकि जो लेडी थी उसकी केयर नहीं होती थी। इंडिया का जो जो स्टार्टिंग में ये जो टाइम था 1947 यानी कि ये से लेके और बहुत समय तक जो लेडीज थी इनकी केयर नहीं होती थी, चाहे वो प्रेग्नेंट भी हो, प्रेग्नेंट भी होती तो भी उसको सफिशिएंटली न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, तो बच्चे जो थे वो वीक होते थे, ठीक है। प्रेग्नेंट मल्टीपल टाइम प्रेग्नेंट होती थी तो वीकर हो जाती थी उसकी यूट्रस भी। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट था इंडिया में, वहां इस तरह के प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चला दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, ठीक है। अब एक तो हम इसके अंदर ये बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, एक हम बात और करेंगे कि हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो प्रोग्राम चलाया इसकी नीड हमें समझ में आ गई थी, ठीक है। ये नीड थी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, जो भी फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ मेडिकल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है वो उसको इम्प्रूव किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, है ना। लोग अवेयर होने जरूरी है कि प्रेग्नेंट वुमन है उसका कैसे ध्यान रखना है, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, डिलीवरी कहाँ करवानी है इसका, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से यूज करने, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। तो अवेयर करने के लिए क्या होगा, लोगों को प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। मतलब पेपर में आए बहुत बार, जैसे तुमने एक एड देखा होगा, अब आता ही नहीं पाता, पहले दूरदर्शन पर एक निरोध का एड आता था, ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कॉन्डोम जो मेल यूज करते हैं, तो इसका ऐड आया करता था पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग छोटे थे, दिल्ली दूरदर्शन पर इसका एक ऐड आया करता था, ठीक है। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए। उसके अलावा हम दो हमारे दो इस तरह के भी ऐड करें खुशहाल परिवार के लिए, हम दो हमारे दो, कि हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, ये बहुत है। तो ये सब स्ट्रेटेजी थी इंडियन गवर्नमेंट की पॉपुलेशन को रोकने के लिए। रोकने क्यों थी, क्योंकि पॉपुलेशन थी कितनी, अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन में तो 1900 जो सेंचुरी थी उसमें वर्ल्ड की थी 1 बिलियन, ठीक है। ये डेटा है वो तुम्हें याद रखना है,
पूछे जाते हैं। जब भी डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे किसी भी चैप्टर में है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर डेटाबेस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो बच्चा डेटा लर्न करने में लेजी होता है वो यहाँ मार्क खा जाता है, ठीक है ना। और मोस्टली बच्चे ऐसे कहते थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन डेटा जो होता है उसको स्किप कर जाते हैं, कौन याद रखे। तो जो याद रखेगा वो हमेशा फायदे में रहेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे तुम्हें सपोज इसी हेल्थ से तुम्हें पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो पॉपुलेशन में तुम्हें डेटा लिखने पड़ेंगे अपनी मर्जी से। हम डेटा नहीं लगाएंगे कि हाँ ये होगा ये होगा, ऐसे नहीं। 1 बिलियन थी और 6 बिलियन हो गई, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 350 मिलियन थी, जो बढ़कर 1 बिलियन हो गई। यानी कि 6 बिलियन है, 6, तो उसमें से 1 बिलियन तो इंडियन ही है, बाकी रेस्ट ऑफ जो वर्ड है वो 5 बिलियन है। तो सोचो कितना बड़ा वर्ड है, इसके अंदर 1 बिलियन इंडियंस है। तो इंडिया को तो हम दो हमारे दो और निरोध ऐसे प्रोग्राम चलाने की नीड थी, इसलिए प्लानिंग चलाई गई, ठीक है। और हमारी जो रेट है 1.7 है, मतलब 17,000 पीपल में 17 जो न्यू मेंबर है वो नए न्यू बॉर्न बढ़ रहे हैं, वो भी हर साल, ठीक है। अब कितने थाउजेंड है 1 मिलियन में, और कितने 17 बढ़ेंगे, है ना। तो ये रेट बहुत ज्यादा है। इस रेट से हम अगर 33 में, अभी भी हमारी बहुत अच्छी है, 1.2 थी 2011 में जो था। 10 ईयर्स में आता है सेंसस, है ना। 10 ईयर के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो 10 ईयर्स के बाद में काउंट करती है कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कौन सी। अभी तो हमारे क्या है 2021 में होनी थी, 2011 में लास्ट हुई थी जनगणना, है ना। अब जनगणना का प्रोग्राम चलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। रिसोर्सेज पूछे जाते हैं, कितने मेंबर है पूछे जाते हैं, कितने रिप्रोडक्टिव मेंबर है, जिससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है वो बुढ़ों की होगी कि जवानों की होगी, कि किस तरह की पॉपुलेशन इंडिया में आए। अगर बच्चे अभी की जाते हैं तो आगे के 10 सालों में सारे के सारे युवा हो जाएंगे, यंगस्टर आ जाएंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन का सेंसस देखा जाता है, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, पॉपुलेशन कौन सी आनी है, अभी कितने हमारे पास रिसोर्सेज है। तो ये एवरी 10 ईयर में देखी जाएंगी। तो हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं 33 ईयर्स बाद तो हम डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंसस है। तो ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि हमें जो है वो प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। कई एनजीओ थे उन्होंने भी चलाया। अच्छा, अगर बात सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं, रिप्रोडक्टिव में एक और होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। इनके बारे में लोग जो होते हैं वो कभी बात नहीं करते, है ना। मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे मेंस्ट्रुअल पर कभी बात नहीं होती, किसी बच्ची को अगर मेंस्ट्रुअल हो जाए तो फैमिली में उसको बताना नहीं होता है। आजकल तो फिर भी टीवी में ऐड बहुत आने लग गए हैं। और थोड़े जो हमारी जो पीढ़ी आई है वो थोड़ी एजुकेटेड है, तो वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फैमिली बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करती है और ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे ये जो सेक्स एजुकेशन चैप्टर भी जुड़ा हुआ है तो हम पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जब हमारा टाइम था तब ऐसी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं की जाती थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने अपनी अभी तक की जो लाइफ थी इसमें किसी टीचर से नहीं पढ़ा, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं इन पर डिस्कस नहीं होता है। आजकल डिस्कस होता है, लेकिन ये जो एसटीडी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिटेड है, मतलब कोटीज से क्यों होगी। इन पर अगर किसी को कोई और डिजीज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, एसटीडी दूर की बात, अगर किसी को कोई जैसे एडोलसेंस आया, नया नया बच्चा जो है वो किशोरावस्था में पहुंचा है, एडोलसेंस में पहुंचा है, उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में वो कभी कोई इसको नहीं बताता है। वो चेंजेस हो रहे हैं तो
कभी उसको अच्छा लग रहा है, कभी उसको बुरा लग रहा है, कई मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बॉयज में भी हो रहे हैं, अचानक से बच्चा जो होता है वो बड़ा लगने लग जाता है। तो और भी जो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती है उस पर कभी डिस्कशन नहीं होता। तो हमारी फैमिली और हमारा जो सोसाइटी है उसमें डिस्कशन नहीं होता। तो ये जो एसटीडी थी इस पे भी कभी डिस्कशन नहीं होता। लेकिन डिजीज थी एड्स, ठीक है। एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स के थ्रू जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। लेकिन एड्स जो होता है वो सिर्फ सेक्स के थ्रू होता है, मतलब छूने से नहीं है, सेक्स के थ्रू होता है। जब भी कोई भी बॉडी का लिक्विड अगर किसी के अंदर जाएगा तो उसको सेक्स, उसको एड्स हो सकता है। जैसे अगर मदर से फीटस को हो सकता है उससे, क्योंकि मदर का लिक्विड जा रहा है, सेक्स के थ्रू हो सकता है। और अगर किसी ने इंजेक्शन लिया है तो उसके उसका जो सीमन है, सॉरी, उसका जो सीरम है वो आ जाएगा, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। और सीमन मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सीमन के थ्रू होता है, तो उसके लिए मैंने सीमन वर्ड यूज किया था, एड्स। एड्स के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग और हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे प्रोग्राम जो है, तो एड्स के बहुत ऐड आते थे जिसके अंदर ये बताया जाता था कि एड्स जो होता है वो छूने से नहीं होता। मतलब एड्स के जो भी पेशेंट है उसके साथ ऐसे जैसे है ना कि जो डोंट टच वाला बिहेवियर होता था, ऐसा बिहेवियर नहीं किया जाए। तो हमारे सोसाइटी में जब भी किसी को एसटीडी टाइप की डिजीज होती है तो उसके साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है जैसे वो अछूत हो, ठीक है ना। अछूत वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, जिसको छूना नहीं होता, ऐसे वर्ड ऐसा किया जाता था। तो आजकल जो जो चल रहा है, इंडियन के जो इंडिया में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो इन सब पर लाइट डालते हैं कि हाँ ये जो है ये बिल्कुल जैसे डिजीज तुम्हें कैंसर हुआ वैसे ही एड्स हो सकता है, वैसे कोई और डिजीज हो सकती है, तो उस डिजीज का क्योर है। एड्स का परमानेंटली कोई क्योर नहीं है, लेकिन लाइफ लॉन्ग थोड़ा सा आदमी को बढ़ाया जा सकता है। अगर 10 साल में मर रहा है एड्स से तो 10 साल और बढ़ाए जा सकते हैं। तो और भी कोई ऐसी डिजीज है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, इस तरह की जो डिजीज है इन पे बात होनी चाहिए। अगर कोई है तो उससे प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। इस तरह की इस तरह की बात में इंडिया की जो एजेंसीज हैं, जो एनजीओज हैं, वो इन सब टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक मुद्दा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक ही मुद्दा नहीं है हमारा पॉपुलेशन, कि हमें पॉपुलेशन कम करनी है, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करनी है, जिसमें हम एसटीडीज पे भी बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी डिजीज आ रही है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, ठीक है। और हम किस पे बात करते हैं, और बात की जाती है सेक्स एजुकेशन पे, ठीक है। कि जो भी, जैसे तुम सब जो एडोलसेंस में हो अभी, सब सबके तुम्हारे एक चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, जो हमने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन था, उसके अंदर तुम्हें रिप्रोडक्शन की सारी प्रोसेस, फीमेल और मेल दोनों की जेनेटल ऑर्गन सबके बारे में डिस्कस किया गया है। ये सब इसलिए डिस्कस किया जाता है ताकि तुम्हें पता हो कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पे बात नहीं की जा सकती, है ना। तुम इस टॉपिक पे बात कर सकते हो, चैप्टर पढ़ते हो तुम, और ये तुम्हें इस चैप्टर में तुम और भी बहुत कुछ पढ़ोगे, है ना। तो सेक्स एजुकेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि बच्चों को सही टाइम पे सेक्स एजुकेशन दी जाए, सेक्स के बारे में बात की जाए, ठीक है। तो एक ये टॉपिक भी है अपना। और तुम्हारे इसके अलावा पहले मैं बता चुकी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी केयर नहीं होती थी, तो आजकल गवर्नमेंट खुद बहुत सारे ऐसे प्लानिंग करती है जिसके अंदर जो भी प्रसूति होती है, जो जो भी प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उसको न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करवाती है, पैसे देती है, ये सब चलता है ना कि उसको उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, तो उसके लिए हो सकती है। हॉस्पिटल में डिलीवरी, इसके लिए भी फैसिलिटीज होती है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है। अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई तो आपको आपको कुछ अमाउंट भी मिलता है, 6,000 ऐसे करके कुछ अमाउंट भी है, तो ये डिलीवरी प्रोग्राम है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आ रही है ना। मैं तो समझाने के लिए बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, तुम जो है अपना आंसर बुक के अकॉर्डिंग रेडी कर लेना, ठीक है। और और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम और क्या, और हम किस बात पर बात कर सकते हैं कि ये जो क्राइम होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं चाइल्ड अब्यूज, इन सब टॉपिक पे बात की जानी चाहिए कि सेक्स एब्यूज जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं
इनके साथ कुछ ऐसे एविल टाइप के सोसाइटी में पीपल्स होते हैं जो इन बच्चों के साथ ऐसी है, जैसे आजकल टच मी और टच मी नोट वाले प्रोग्राम भी चलते हैं जिसमें बच्चियों को ये बताया जाता है कि कहाँ टच करना है, कहाँ टच नहीं करना है, ये सब एजुकेशन दी जा रही है। पहले सब किसी भी टॉपिक पे बात नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर बार स्कूलों में भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चों को बताए कि यहाँ यहाँ जो है यहाँ यहाँ टच करना है या यहाँ नहीं करना है, और अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई सेक्सुअल अब्यूज करता है किसी चाइल्ड का, तो उसको वो बात अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने टीचर को किसी ना किसी से शेयर करनी होती है। ये सारी बातें आजकल गवर्नमेंट जो होती है वो कर रही है। और हर एक गवर्नमेंट, हर एक जो भी स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट जितने भी स्टेट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट खुद भी, राजस्थान गवर्नमेंट है, ये सारी गवर्नमेंट जो होती है वो इन सब टॉपिक पे बात करती है, सब टॉपिक पर उनका फोकस होता है, वो हर एक का ध्यान रख रही है, वो सेक्स एजुकेशन का ध्यान रखती है, प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखती है, डिलीवरी का ध्यान रखती है, क्राइम जो हो रहे हैं सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मिलेगी, जब हमें फैसिलिटीज मिलेगी ना भाई, अगर मेडिक हॉस्पिटल ही नहीं होगी तो डिलीवरी कहाँ से होगी हॉस्पिटल के अंदर, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है गवर्नमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो इन सब टॉपिक पे बात कर सके, इन सब पे सिखा सके, है ना। कुछ एजुकेशनिस्ट होते हैं जो इन सब टॉपिक पे बात करते हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, जब मीटिंग्स होती है तब हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल वालों की जब मीटिंग होती है तब इन सब टॉपिक पर डॉक्टर्स बोलते हैं और बताते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये इस तरह से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक और वर्ड है अपना, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, मतलब कि कोई भी न्यूली मैरिड कपल है उनको ये एजुकेशन दी जाती है कि कितने बच्चे करने, बच्चे जो होते हैं वो प्लानिंग से होने चाहिए, तो तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उनका यूज करो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, निरोध पहले बहुत चलाया था, निरोध 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 का ऐड आता था, तो इस तरह से जो भी न्यूली कपल्स हैं उनको उनको काउंसलिंग दी जानी चाहिए कि जब पहला बच्चा कब करना है, दूसरा बच्चा कब करना है, जब तुम वेल सेटल्ड हो जाओ तब तुम्हारे बच्चों की प्लानिंग होनी चाहिए, तुम उस बच्चे को जिसको भी तुम ला रहे हो, ये जो न्यूली कपल की काउंसलिंग होती है इस तरह से होती है, उसका तुम सही सही तरह से उसकी केयर कर सको उस बच्चे की, ठीक है। तब तक तुम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो। मान लो दो 18-21 साल के दो बच्चे हुए, क्योंकि हमारे यहाँ 18-21 साल एज है ना, इस एज पे दो बच्चे हैं, उनकी शादी कर ली, दोनों ही जॉब नहीं कर रहे हैं, ये लड़की होगी, ठीक है, और ये लड़का हो गया भाई, दोनों ही जॉब नहीं कर रहे हैं, शादी होगी, और ये इन्होंने कर लिया बच्चा, इतना सुंदर बच्चा किया, ये बच्चे हो गए इनके 2-3, ठीक है। अब इस फैमिली का क्या, है ना। तो इसलिए ऐसे जो कपल्स होते हैं, या ये 18-21 साल के नहीं हो गए, 28 और 31 साल के भी हो गए, तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, अगर ये प्लान नहीं है तो, ठीक है, इनके पास इन वो जो भी बच्चा ये ला रहे हैं उस बच्चे के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये गलत होगा ना। तो इसके लिए जो भी कपल्स होते हैं उनको फ्री में काउंसलिंग दी जाती है कि तुम्हें कब तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, तुम्हारे दो बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, अगर पहले और दूसरे बच्चे के बीच में गैप नहीं होता है तो मदर का जो जो वर्म होता है वो वीक हो जाता है ना। तो दूसरा बच्चा और पहला बच्चा और दूसरे बच्चे में अगर गैप 1 साल का भी नहीं है तो दूसरा पहला बच्चा है उसको दूध नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही वो वीक हो जाएगा, मदर का केयर नहीं मिल पा रही प्रॉपर, क्योंकि मदर जो प्रेग्नेंट होगी तो दूसरे बच्चे में बिजी होगी, तो ये भी अपने को देखना होता है। ये सब टॉपिक तुम्हारे हैं कि क्या क्या क्यों न्यूली मैरिड की काउंसलिंग की जानी चाहिए और ऐसे। अब एक साइंस से एक अपने बून और कर्स होता है ना, साइंस बून भी है कर्स भी है, तो एमनियोसेंटेसिस बच्चों ये क्या होता है, ये जैसे ये मदर होती है ना, मदर का ये जो मदर है इसका ये जो वॉर्म है मैंने कल भी बनाया था, और ये जो बेबी बैठा है
बेबी मेरा बड़ा हो गया ज़्यादा। ये जो बेबी है, इसके आउटर साइड में मैंने कल बताया था एमनियन होती है, एमनियन, है ना, और इसके अंदर लिक्विड होता है, जिसके अंदर ये फ्लोट करता रहता है, डूबा रहता है मजे से, यूरिन भी पास करता रहता है जब बड़ा हो जाता है तब थोड़ा, ठीक है। और ठीक है, आराम से रह रहा हो तो धक्के से बचा रहा है ऐसे, ये एमनियन इसकी लेयर है, ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्लूइड है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर बच्चे की सेल्स हो सकती है, यूरिन होता है ना। तो इस इसमें से अगर मैंने सेल्स ले ली है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू एक सेल्स ले ली, तो इस सेल्स के क्रोमोसोम नंबर, तुम्हारी कोई सी भी सेल हो, तुम्हारे सब सब सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम 46 है। अगर तुम बॉय हो तो तुम्हारा एक्स वाई है, गर्ल हो तो एक्स एक्स है, ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस वाई वाई, तुम्हारी कोई भी सेल उठा लो, ऐसा नहीं रिप्रोडक्टिव सेल में एक्स वाई होते होंगे, ठीक है। तो ये अगर इस बच्चे की सेल उठाए जाते हैं तो इससे हम बच्चों के अंदर, ये साइंस का गुण है, ठीक है, कि इससे हम क्रोमोसोमल डिजीज जो होती है, क्रोमोसोमल डिजीज जैसे डाउन सिंड्रोम है, मतलब बच्चा जो है उसको उस, उसका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं है, ठीक है, होठ मोटे और आंखें इधर उधर निकली हुई, तो इस तरह के डाउन सिंड्रोम के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे इसमें है। और ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं, और सर्वाइव कर भी ले तो बहुत जिंदगी भर जो होते हैं वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के का एबॉर्शन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता वैसे है 16 to 24 वीक्स के अंदर होता है। और कोई क्लाइंफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, पटाऊ है, ये कुछ सिंड्रोम है जो क्रोमोसोमल डिजीज होती है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो कम होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम है तो इसके अंदर 47 क्रोमोसोम हो गए 46 की जगह, क्लाइन फिल्टर में 47 हो गए, है ना। 21 क्रोमोसोम जो होता है वो फर्स्ट होता है, इसके अंदर एक्स एक्स वाई हो जाता है, जो तुम पढ़ोगे मैनुअल के अंदर सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इस सेल के, इस बच्चे के देखे जा सकते हैं कि 46 ही है या 46 से आगे पीछे हो रहे हैं। अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो जरूर इसको कोई डिजीज ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बून था, इसके थ्रू हम इस बच्चे का, एक ऐसे बच्चे को लाने से बच सकते थे जिससे जो पहले से ही बीमार हो और जो ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो सकती हो, बीमार मतलब डिफेक्टिव बच्चा, तो इससे बचा जा सकता था। लेकिन वहां क्या कर्स क्या हो गया कि इनसे जेंडर का पता लगने लग गया कि भाई लड़का है या लड़की है ना। अगर गर्ल है तो मार दिया जाए, इसे फिटिसाइड कहते हैं, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड कह रहे हैं इसको, ठीक है। गर्ल है तो मार दो। इंडिया, अमेरिका वाले नहीं मार रहे हैं, इंडियन मार रहे हैं। इंडियन को गर्ल्स नहीं चाहिए होती है, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि गर्ल्स होती है, देखो जितनी भी गर्ल्स बैठी है वो सुन ले, बहुत लकी हो कि तुम्हें अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने तुम्हें दी, बर्थ भी दिया है, प्लस में तुम्हें स्कूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस में तुम्हें फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी बेचारी गर्ल्स होती थी जिनको जन्म में ही नहीं दिया जा सकता था, उनको पहले ही मार दिया जाता। फीमेल फुटिसाइड के केस जो है वो बढ़ने लगे, तो इस पे बैन लग गया, ठीक है। अब तो कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसमें पहले से 2-4 टेस्ट आ रखे हो तब जाके एमनियोसेंटेसिस होता है डॉक्टर के अप्रूवल से, ठीक है। तो ये बून और क्रॉस हो गया, ये प्रोग्राम था जिस पे रोक लगाई गई है, ठीक है। अब जो बाकी का जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का है, जो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, आज हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसका पढ़ लिया है। चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा समझते हुए चलोगे, थोड़ी थ्योरी है उसको 2-4 बार रीड करोगे तो तुम्हें लर्न हो जाएगी। थ्योरेटिकल थोड़ा मुश्किल होता है, बायो वैसे थ्योरेटिकल होती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर तुम कोई सिस्टम कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो तुम्हें लर्न हो जाएगा, जैसे रिपोर्टेटिव का तुम्हें लर्न हो गया। ऐसे जो चैप्टर होते हैं वो थोड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन उठते हैं उनमें, है ना, कि क्या क्या एजेंसीज हैं जो काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो जिसको इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है।
तो ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ता है, अच्छा आंसर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अच्छा आंसर प्रिपेयर करना एनसीईआरटी से, ठीक है। गुड नाइट। नाइट में पढ़ा रही हूँ मैं, इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, और जय हिंद जय भारत।